हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, संगठन प्रक्रिया। इसमें देखिए मीनिंग हिंदी में भी मैंने दिया हुआ है। सो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चरिंग एंड अरेंजिंग द रिसोर्सेज, एक्टिविटीज एंड रोल्स विद इन अ कंपनी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। क्या कहने का मतलब है? संगठन प्रक्रिया में अपने उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए कंपनी के भीतर संसाधनों, गतिविधियों और भूमिकाओं की संरचना और व्यवस्था करना शामिल है। कहने का मतलब है लिसनर्स कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से यानी कि इफेक्टिवली और कह सकते हो कि एफिशिएंटली प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उन सब की चीजों को व्यवस्था करना, मतलब सारी चीजों को सही से रखना, अरेंज करना, स्ट्रक्चर करना, ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट आता है, क्या बोला गया है आगे? दिस प्रोसेस इंश्योर्स दैट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर हार्मोनियसली टुवर्ड्स कॉमन गोल। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संगठन के सभी घटक समान लक्ष्यों की दिशा में सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करें। मतलब ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जो आपकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस जो है, वो ये बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो एक जो मेन हमारा कॉमन लक्ष्य जो है, कॉमन गोल जो है, समान लक्ष्य जो है, उसकी दिशा में एक साथ मिलकर के काम करें। अब आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या है? पहला आता है क्लैरिटी एंड कोऑर्डिनेशन। डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्लियरली डिफाइंस ड्यूटीज एंड डेलिगनेट्स ड्यूटीज एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर ईच पोजीशन, मिनिमाइजिंग कंफ्यूजन। दूसरा बोला है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, इंश्योर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड टीम वर्क टुगेदर सीमलेसली। कहने का क्या मतलब होता है कि क्लैरिटी होनी चाहिए आपके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, यानी कि किसी की ड्यूटी कोई और कर रहा है, कोई और आप मतलब जो जिस पोजीशन पर है, जो जो भी चीजें दी गई हो अच्छे से परफॉर्म करे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा कोऑर्डिनेशन, यानी मिलजुल करके सब काम करे, टीम वर्क करे। नेक्स्ट आता है एफिशिएंटली और प्रोडक्टिविटी। अब इसमें क्या होता है एफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिविटी में? एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी में ऑप्टिमाइजेस रिसोर्सेज यूज, एलोकेट रिसोर्सेज वेयर दे आर मोस्ट नीडेड, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी। दूसरा बोला है स्ट्रीमलाइनेस प्रोसेस, एस्टैब्लिशेस सिस्टमैटिक वर्कफ्लोज, रिड्यूसिंग रिडंडेंसीज एंड स्पीडिंग अप प्रोसेस। कहने का मतलब है लिसनर्स की एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी होनी चाहिए, जैसे रिसोर्सेज का हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, जहां पर जरूरत हो वहां पर करें, वेस्टेज ना करें और एफिशिएंसी को बढ़ाएं। जैसे क्या होता है कि जब हम कोई काम को नहीं सीख पाते, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मान लीजिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ चाय का, अगर आप चाय पहली बार बनाने जाते हो तो हो सकता है कि कभी आपको शुगर ज्यादा डालना पड़े, चाय पत्ती वगैरह ज्यादा डालनी पड़े, पानी ज्यादा हो जाए, दूध ज्यादा हो जाए, मतलब कुछ भी। क्यों? क्योंकि आपको उस टाइम पर नहीं पता होता है, तो आप अरेंज अच्छे से नहीं कर पाते, जितना ज्यादा जरूरत है उससे ज्यादा डाल देते हो उसमें, है ना, तो वो वेस्टेज होता है। लेकिन वही अगर आप जब अच्छे से उसको यूटिलाइज करने लगते हो, उसमें आपको अच्छे से पारंगता आ जाती है, जाहिर सी बात है अगर आप बार बार बनाओगे तो आपको अच्छे से आ जाएगी, तो आपका वेस्टेज कम होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज आप बार बार करते हो तो वेस्टेज कम होने के चांसेस रहते हैं। और इसमें एक्चुअली क्या होता है, आप दूसरा भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लिसनर्स, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप बार बार करते हैं तो उसमें आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज करती है। तो इसमें ये चीज बोली गई है। आई होप आपको ये जो पॉइंट मैंने बताया है वो क्लियर हो गया होगा। जैसे कि देखिए, अगर कोई भी है, कोई भी चीज से रिलेटेड, अगर मैं कह लूं कि जैसे कपड़े भी ही फोल्ड करने हैं या फिर आपके कपड़े जो बनाने का भी काम करते हैं, तो उसमें अगर स्टार्टिंग में उनको तो बहुत टाइम लगता है सारी चीजों करने में, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रीमलाइनेस प्रोसेस। बोला कि एस्टेब्लिशेस सिस्टमैटिक वर्कफ्लोज, मतलब क्या कहने का है कि हम अपने जो काम को है सिस्टमैटिक अच्छे ढंग से करें और रिडंडेंसीज को कम करें, है ना, और प्रोसेस को जितनी भी है सही तरीके से लेकर के जाएं, जो भी काम करना है सही तरीके से करें। नेक्स्ट आता है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि जब चाहे तब हम कोई भी चीज को अडेप्ट कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी यानी फ्लेक्सिबल चेंजेस तरीके की चीजें कर पाए, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो हमारे बिजनेस में अगर हमारे इस ये जो फंक्शन नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो क्या बोला गया? इनहेंस एडेप्टेबिलिटी में इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पॉन्ड स्विफ्टली टू चेंज द इन्वायरमेंट, मार्केट कंडीशन, इंटरनल डायनेमिक्स, सपोर्ट इनोवेशन, प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट दैट कैन सपोर्ट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। कहने का क्या मतलब है कि एडेप्टेबिलिटी को बढ़ाना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में ये रिस्पॉन्ड करने की, चेंजेस करने की, अगर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए कि हाँ ये चीजें हैं कि अगर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज होता है तो वो भी चेंज कर पाए अपने आप को, और मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी चीजें बदल पाए। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिसनर्स, क्योंकि हो सकता है कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, तो क्या होगा, आप उस तरीके से प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा है कि इनोवेशन को हमको सपोर्ट करना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए जो कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा दे। नेक्स्ट आता है हमारा
गोल्स अचीवमेंट यानी कि जाहिर सी बात है लिसनर्स, हम सब जानते हैं गोल अचीवमेंट ही मेन हमारा क्या है, जो भी गोल बनाए उसको अचीव करना। अब इसमें क्या बताया गया है, अलाइंस एक्टिविटीज विद गोल्स, इंश्योर्स दैट ऑल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज आर अलाइंड विद द कंपनी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा बताया गया इंप्रूव्स परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इन फैसिलिटेटिंग ट्रैकिंग प्रोसेस एंड मेजरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट गोल। क्या बताया गया है कि गोल को अचीव करना भी एक हमारा लक्ष्य है, इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के लिए। जाहिर सी बात है, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, आपका है, और तो आप कुछ ना किसी गोल के साथ खड़ा किए हो उसको, या फिर कोई भी चीज कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, गोल अचीवमेंट मेन काम। तो इसमें बोला गया कि एक्टिविटीज को गोल्स के साथ जोड़ देना, यानी ये देखना कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज है उनको हम कंपनी के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से जोड़ दें, ताकि हमारा कंपनी के ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। दूसरा, परफॉर्मेंस मॉनिटर करना। बोला गया है कि फिर पहले से जो आपने प्लानिंग कर रखी है उसमें और अपने गोल्स में, मतलब परफॉर्मेंस पहले से क्या चल रही थी, जो भी चीजें आपने सेटअप करी थी उसको मॉनिटर करना, देखना कि कितना हो पाया है। और परफॉर्मेंस अगेंस्ट गोल्स यानी जो भी गोल्स हैं आपके उससे मेजर करना। दूसरा आता है एम्प्लॉयज मोटिवेशन एंड मोरल। बोला गया है प्रमोट्स जॉब सेटिस्फैक्शन, क्लियरली डिफाइंस रूल्स एंड एफिशिएंट वर्कफ्लो कैन लीड टू हायर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। दूसरा है encourages प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफन इंक्लूड पाथ ऑफ कैरियर एडवांसमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि लिसनर्स, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है मोटिवेशन और मोरल किसको नहीं चाहिए होता है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन हर इंप्लॉयज को चाहिए होता है, नहीं तो क्या होता है, अगर वहीं से इंप्लॉयज टर्नओवर बढ़ने लग जाए तो वहां पर लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि आपको क्या काम करना है, आपके वर्क प्लेस पे क्या चीजें करनी है, तो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, आप जॉब सेटिस्फाई भी होगे, आपका मोरल भी बढ़ेगा। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी इंकरेज करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि उस तरीके का मतलब रास्ता दिखाए कि उनका कैरियर एडवांसमेंट हो सके। दूसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट, यानी रिड्यूसेस रिस्क, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट रिस्क इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। बोला क्या गया है कि रिस्क को मैनेज करना यानी कम करना रिस्क को। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या करता है, पहले ही पहचान लेता है कहाँ कहाँ पर रिस्क होने वाला है, तो क्या क्या चीजें होने वाली है, और उसको कम करता है ताकि स्टेबिलिटी आ सके और कंटिन्यूटी हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा लिसनर्स इंपॉर्टेंस, हमने बात कर लिया, बातें हैं प्रिंसिपल्स पर। पहला है यूनिटी ऑफ कमांड। अब ऑर्डर की बात होती है, इसमें लिसनर्स होता क्या है, सिंगल रिपोर्टिंग लाइन, ईच एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू वन मैनेजर टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन। दूसरा बोला गया है क्लियर अथॉरिटी, इंश्योर्स दैट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लियरली डिफाइंड एंड फॉलोड। क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जितने भी मैनेजर हैं, यानी जितने नहीं जितने भी इंप्लॉयज हैं उनके लिए एक मैनेजर होना चाहिए, यानी कि हर एक इंप्लॉयज के लिए हर एक बॉस अलग है, मैनेजर सारी चीजें अलग हैं, तो उससे क्या होता है, क्योज एंड कंफ्यूजन ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आप ही कहीं वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, वहां पर एक से ज्यादा मैनेजर हो या फिर एक से ज्यादा आपके बॉस हो, तो आप किसकी बात सुनोगे, एक की सुनोगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, बोला गया है कि सारे इंप्लॉयज को एक मैनेजर को रिपोर्ट करनी चाहिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो पता चले एक बोलेगा कि आपने मेरा काम नहीं किया, दूसरा बोलेगा आपने मेरा काम नहीं किया, तो उसमें आप क्या होता है, फंस जाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्योज एंड कंफ्यूजन और ये सारी चीजें होने लगती हैं। तो ये चीजें ना हो, तो इसको इससे कंफ्यूजन से अवॉइड हो, तो इसलिए ये सारी चीजें की जाती हैं, यानी कि एक मैनेजर हो। नेक्स्ट आता है कि क्लियर अथॉरिटी, यानी सबको पता होना चाहिए कि क्या काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी कितनी है। और इसमें सबसे बड़ी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दे दी, लेकिन अब अगर आप अथॉरिटी नहीं दोगे तो काम नहीं होगा अच्छे तरीके से। तो मतलब दोनों देना जरूरी है, क्लियरली पता होना चाहिए कि किसको क्या काम करना है। ये तो पता चला कोई भी किसी का काम भी कर रहा है और उसी में सारी चीजें गड़बड़ हो रही है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए, कि क्लियर अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब पावर किसके पास कितनी है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डिविजन ऑफ लेबर। इसमें क्या बताया गया, स्पेशलाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन टास्क इनटू स्मॉलर स्पेशलाइज्ड जॉब्स टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज, टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरिंग टास्क आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन स्किल एंड कॉम्पिटेंसी। इसमें बोला गया डिवीजन ऑफ लेबर में कि जितने भी टास्क हैं हम उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दे, फिर उसको बांट दे अलग अलग लोगों को, ताकि उससे वो काम करे बार बार, तो स्पेशलाइजेशन आ सके और एक्सपर्ट हो सके, उसमें एफिशिएंसी बढ़ सके। दूसरा बोला गया है ये टास्क को एलोकेट कर देना उनके स्किल या कॉम्पिटेंसी के बेसिस पर। जैसे कि देखा होगा आपने कि जब भी जॉब्स की वैकेंसी वगैरह आती है तो उसमें क्या होता है कि दिया रहता है कि कितना क्वालिफिकेशन पर कौन लोग भर सकते हैं। तो क्या एक तरीके से बोल ही रहे हैं कि कितना, अगर 12th तक आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उस तरीके की आप जॉब कर सकते हो, या ग्रेजुएशन तक है तो उस तरीके कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आपके स्किल और कॉम्पिटेंसी के बेसिस पर भी टास्क मिलते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट आता है हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी ऑप्टिमल सुपरविजन, एस्टेब्लिशिंग द आइडियल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली ओवरसी, बैलेंस वर्कलोड, प्रिवेंट ओवरबर्डनिंग मैनेजर्स एंड इंश्योर्स प्रॉपर सुपरविजन एंड सपोर्ट। क्या कहने का मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल में, कि ऑप्टिमल सुपरविजन होना चाहिए, कि आइडियल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होना चाहिए, जो कि मैनेजर अच्छे से उनको देख सके क्या चीज चल रही है। बैलेंस वर्कलोड होना चाहिए, नहीं ज्यादा दे दिया ओवरबर्डन हो गया, मैनेजर काम छोड़कर भाग जाएगा। तो इससे क्या है कि मतलब ओवरबर्डन से बचना चाहिए, ताकि वो अच्छे से सुपरविजन कर सके और सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा आगे प्रिंसिपल्स जो है,
अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला गया बैलेंस अथॉरिटी, मैनेजर्स मस्ट हैव द नेसेसरी अथॉरिटी टू परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल्स आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन एंड डिसीजंस। कहने का क्या मतलब है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंसिंग होनी चाहिए। मैंने अभी बताया ना कि आपको जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उससे रिलेटेड अगर आपको पावर नहीं दी गई है तो आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसमें जिस मैनेजर्स भी होते हैं तो उनको अथॉरिटी दी जाती है अपने अपने काम को पूरा करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उनको पावर दी जाती है। जैसे कि देखिए क्लास में अगर आप मॉनिटर साइन करते हो तो मॉनिटर को भी कुछ पावर देते हो, नहीं तो क्या होगा, बच्चे उससे शांत नहीं होंगे, चाहे वो मैनेज नहीं कर पाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो अथॉरिटी भी देना पड़ता है। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की बात कर ले तो इसमें क्या होता है कि आंसरेबल होना, मतलब कि क्या है, जो भी पर्सन को आपने जो भी काम दिया है तो वो उसके लिए आंसरेबल है, कि वो जो भी काम किया उसने उसके लिए वो जवाबदेही है, अकाउंटेबल है एक्शंस और डिसीजंस के लिए, तो वो आंसरेबल होता है। नेक्स्ट आता है यानी कि अकाउंटेबल है। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या होता है, हायरार्की एस्टैब्लिश अ clear line of authority from the top to the bottom of the organization. Chain of command ensures communication flow through established lines, maintaining order and clarity. कहने का क्या मतलब है लिसनर्स की, हायरार्की होनी चाहिए, कि अगर आपके पास क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए टॉप टू बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो उसने टीचर से कही, टीचर ने फिर जा करके कोऑर्डिनेटर से कही, कोऑर्डिनेटर ने वाइस प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल से, फिर वो ने क्या किया, मैनेजमेंट तक ये बात पहुंचे। तो ये एक हायरार्की हो जाता है कि नीचे से ऊपर तक जा रहा है, लोअर टू हायर। और हायर टू लोअर के टॉप टू बॉटम कैसे होगा, मैनेजमेंट का कोई भी डिसीजन इंप्लीमेंट करना है तो उसने प्रिंसिपल से प्रिंसिपल को बताई, प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल को, फिर उन्हें कोऑर्डिनेटर को, और फिर उनसे टीचर्स के पास आई, फिर टीचर से स्टूडेंट्स के पास पहुंच रही है। तो इससे क्या होता है कि ये एक हायरार्की मेंटेन होनी चाहिए। दूसरा आता है चेन ऑफ कमांड, बोला गया है कि इसमें अब सब किसी को पता होना चाहिए कि कहाँ पर किससे क्या चीजें करनी है, तो ऑर्डर एंड क्लैरिटी रहती है। कोऑर्डिनेशन क्या है, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा है हार्मोनाइजेशन, यानी इंश्योर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। क्या कहने का मतलब होता है कि इंटीग्रेटेड एफर्ट्स होना चाहिए, कि सारे एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके एफर्ट्स को, ताकि एक इंडिविजुअल के साथ साथ कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो भी अचीव हो सके। क्योंकि देखिए अगर जो भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे काम कर रहा है उसके अगर गोल्स को हम सेटिस्फाई कर दिए तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए भी अच्छा करेगा। जैसे बहुत बारी आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर आप जिस जो भी आपके अंडर काम कर रहा है, अगर उनके प्रॉब्लम्स को आप थोड़ा सा सुन लेते हो, चाहे समझ लेते हो, उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हो, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छा चाहते हैं। तो वही चीज है कि इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स को अगर आपने परफॉर्म कर दिया, उनके में हेल्प कर दी, तो क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स भी ऑटोमेटिकली हो जाता है उनके एफर्ट्स से और एक्टिविटी से, सिंक्रोनाइजिंग से। इसमें नेक्स्ट बोला गया हार्मोनाइजेशन, यानी कि इसमें क्या होता है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक साथ काम करते हैं एफिशिएंटली, तो उसी चीज को कहते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। बिजनेस वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अडॉप्ट टू चेंजेस एंड अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। दूसरा बोला इनोवेशन सपोर्ट encourages an environment that can accommodate new ideas and approaches। कहने का क्या मतलब होता है, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और प्रोसेस है वो फ्लेक्सिबल हो, मतलब इजिली अडेप्ट, कोई भी चेंजेस को अडेप्ट कर ले, और कोई भी सर्कमस्टांसेस अगर आते हैं जिनको हमको पता नहीं कि कभी कुछ भी हो सकता है, तो उसमें अडेप्टेबिलिटी की क्षमता होनी चाहिए। इनोवेशन सपोर्ट होना चाहिए कि इन्वायरमेंट में वो इंकरेज करे कि वो नए आइडियाज को क्या करें, चेंज कर पाए, जो भी नए आइडियाज हैं लाएं, अप्रोचेस को लाएं। डेलीगेशन, अब इसका क्या मतलब होता है, empowerment, managers should delegate authority and responsibility to subordinate to enhance efficiency and decision making। दूसरा बोला गया ट्रस्ट, यानी प्रमोट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस विद इन द वर्कफोर्स। क्या बोला गया डेलीगेशन में, डेलीगेट करना, मतलब मैनेजर क्या करता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है सबॉर्डिनेट को कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, उससे एफिशिएंसी और डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी, इनहेंस होगी। दूसरा ट्रस्ट प्रमोट करना, कॉन्फिडेंस अपने वर्कफोर्स में, क्योंकि अगर आप अपने इंप्लॉयज को ट्रस्ट नहीं करोगे तो वो भी उस तरीके से काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, common objectives, all activities should be directed towards achieving common organizational goals। Coordinating planning ensures all department and teams are aligned with the overall strategy। क्या कहने का मतलब है लिसनर्स इसमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, कि कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जितनी भी एक्टिविटीज हो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ जाए, उनको अचीव करने की तरफ हो। प्लानिंग उस तरीके से होना चाहिए, सारे डिपार्टमेंट और टीम की जुड़े होने चाहिए ओवरऑल स्ट्रेटजी से। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, मतलब क्या हुआ, ensuring that resources are used effectively to achieve the best possible outcomes, minimizing waste, striving to reduce inefficiencies and unnecessary expenses।
कहने का मतलब है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए ताकि वेस्टेज ना हो, बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स निकले। मिनिमाइजिंग वेस्ट मतलब वेस्ट कम हो, इनएफिशिएंसीज को रिड्यूस करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे आप पहली बार जब चाय बनाने जाते हो, चाहे कुछ भी बनाने जाते हो, तो आपके बहुत सारे वेस्टेज होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसके बारे में नहीं पता होता, तो रिसोर्सेज आप बहुत वेस्ट करते हो। जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो, जो भी आप जैसे मान लीजिए चाय बनाने ही जा रहे हो, तो चाय में जो भी चीजें लगती हैं, जो मटेरियल्स लगते हैं, तो उसमें आप ज्यादा ज्यादा डाल दी, चीनी ज्यादा डाल दी, चाय पत्ती ज्यादा डाल दी, पानी, चाहे ये सारी चीजें ज्यादा हो गई। तो आपको पहली बार में नहीं पता होता है, लेकिन धीरे-धीरे आपको उसमें क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है। खैर, स्पेशलाइजेशन क्या, आप तो जब बनाने लग जाओ तो अपने आप हो ही जाता है। तो इसमें कहने का मतलब यही है लिसनर्स कि आपकी जो भी चीजें होंगी वो फिर परफेक्टली बनेंगी। आपको बिना देखे भी डालोगे, चाहे बिना देखे इन द सेंस कि हमें नहीं होता है कि हमने डाल दिया, ठीक है, हमें पता है, लेकिन वो ज्यादा ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो हमें जब की एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाती है तो हम और भी अच्छे तरीके से यूज करने लगते हैं। सो वेस्टेज कम होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।